afternoon, students. Myself Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology, Koshambi. आज की क्लास में हम प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें हमारे सिलेबस में 5 सिद्धांतों की बात की गई है। तो पहला है शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संग्रहण, साइंटिफिक कंपिलेशन ऑफ डेटा। थर्ड है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। चौथा है आवधिक निरीक्षण, पीरियोडिक इंस्पेक्शन। और लास्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये विद्यालय प्रबंधन, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन, तो विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन की तो आवश्यकता होती ही है, किंतु अगर हम बात करते हैं इस प्रबंधन का संपादन भी प्रामाणिक और वैज्ञानिक विधि से होना आवश्यक होता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए जाते हैं। तो इनमें से ये जो मैंने 5 सिद्धांत बताए हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको कि हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। हम इसे जो विद्यालय प्रबंधन है, ये किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग भी होता है। तो हम इसको यहाँ पे जो पहला सिद्धांत है उसके विषय में यहाँ हम पढ़ते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो है शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक के विषय में थोड़ा पढ़ें। डेमोक्रेसी क्या है? तो एक तंत्र व्यवस्था के जो विपरीत होता है। विश्व में प्रजातंत्र की जो शासन व्यवस्था पाई जाती है, प्रजातंत्र सरकार तथा व्यक्ति के संबंध मात्र नहीं होते हैं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह राष्ट्र के भौतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण करती है। प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। प्रजातंत्र जाति, धर्म या यौन से परे वर्गहीन समाज की कल्पना करता है, जिसमें कि विकास के समान अवसर होते हैं। प्रजातंत्र सामूहिक जीवन में भी विश्वास करता है। प्रजातंत्र सदा परिवर्तन में विश्वास करता है। प्रजातंत्र में जीवन के आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने पर बल दिया जाता है। अब इसमें हम प्रजातंत्र के बारे में हमने इतना बताया। तो शैक्षिक प्रशासन में जो लोकतंत्रात्मक सिद्धांत हैं, उसमें भी इसके अंतर्गत भी कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से हम 5 सिद्धांतों के विषय में यहाँ पर बात करेंगे। पहला होता है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। दूसरा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। और लास्ट है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो यह सिद्धांत एक लोकतंत्रात्मक प्रशासन में सभी कर्मियों को समान नियमों का पालन करना होता है। प्रशासन के नियमों को लागू करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उत्तरदायित्व का जो विभाजन है वो लोकतंत्रात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कर्तव्यों के उचित विभाजन से स्वस्थ संबंधों का भी विकास किया जाता है या होता है। प्रबंधन जो होता है वो विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीफ रखता है। तीसरा आता है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। विद्यालय के प्रभावी प्रबंधन के लिए केवल एक ही व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है, अपितु ये सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें कि आपके प्राध्यापक हो गए, शिक्षक हो गए, छात्र, कर्मचारी, सभी का सहयोग जो होता है वो महत्व रखता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले जो प्रशासक का जो दृष्टिकोण जो होता है वो व्यापक होता है। प्रशासक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रश्न करने, आलोचना करने व अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसके बाद आता है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इसमें क्या होता है कि कर्मियों, शिक्षकों तथा छात्रों में असंतोष, संघर्ष, द्वंद्व व ईर्ष्या स्थिति को समाप्त करने के लिए न्याय का सिद्धांत बहुत आवश्यक होता है।
अब हम बात करते हैं इसमें दूसरे सिद्धांत की, जो कि है आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संग्रहण, साइंटिफिक कॉम्पिलेशन ऑफ डेटा। हम इसमें आते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। जैसा कि हम जानते हैं कि आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण का जो प्रारूप है एक अनुसंधानिक सोपान होता है। वस्तुतः आज कोई भी कैसी भी किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान किया जाए, वहाँ आंकड़ों को नितांत डेटा की जो होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब इन आंकड़ों का संग्रहण वैज्ञानिक पद्धति से होता है तभी इसकी सार्थकता मानी जाती है। तो अब आती है बात विद्यालय, हम विद्यालय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में हम ये कहेंगे कि इसका यह आशय है कि विद्यालय के जो रिकॉर्ड हैं को उचित ढंग से रखा जाए, उन्हें उस हर प्रकार से पूर्ण व शुद्ध होना चाहिए। इस दिशा में कोई भी कमी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन की योजना को उलट सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है। तो जो प्रबंधक है प्रबंधक को, जो कि विद्यालय का प्रधान होते हैं, विद्यालय प्रबंध के इस प्रश्न पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो विद्यालय प्रबंध के लिए आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संग्रहण जो है, इसमें निम्नलिखित प्रभावी से कर सकते हैं। इनको हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। इसमें पहला है आपका ये कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कंप्यूटरीकृत दस्तावेज। दूसरा है व्यक्तिगत सूचना संग्रहण, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कॉम्पिलेशन। तीसरा है संसाधनों का संग्रहण, कॉम्पिलेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो पहला आता है इसमें आपका कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो विद्यालय में जो उपस्थित छात्र, शिक्षकों तथा कर्मियों की व्यक्तिगत तथा अन्य सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत करना चाहिए, इसमें किया जाना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत सूचना संग्रहण, मतलब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कॉम्पिलेशन। तो इसमें आता है विद्यालय में शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना, जैसे कि उनके प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आवास पता तथा मोबाइल नंबर आदि को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। इसमें आता है तीसरा जो है संसाधनों का संग्रहण, मतलब कॉम्पिलेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए संसाधनों का वैज्ञानिक संग्रहण अति आवश्यक होता है, तभी सार्थक माना जाएगा। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, विद्यालय फर्नीचर, पेयजल, बिजली के उपकरण, मानवीय संसाधन संबंधी आंकड़ों को सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों प्रकार से संग्रहित करना चाहिए। अब इसमें आते हैं जो हम नेक्स्ट सिद्धांत, जो कि हमारा तीसरा सिद्धांत है, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। तो जो लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत है ये ग्रिफिथ्स का सिद्धांत कहलाता है। ग्रिफिथ्स के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो निर्णय प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से विकसित एवं नियमित करना है। यह विद्यालय संगठन में निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है। इन्होंने निर्णयवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए संभाव्य घटना चक्र का भी वर्णन किया है। इन्होंने निर्णय लेने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इसकी भी व्याख्या की है। इसके बाद इसमें आता है निर्णयवादी सिद्धांत जो होते हैं वो प्रभावी विद्यालय प्रबंधन में विशेष स्थान रखता है। बर्नार्ड के अनुसार निर्णय एक कला है और इस प्रक्रिया के दौरान प्रबंधक इस बात का ध्यान रखता है कि अनावश्यक एवं प्रभावहीन निर्णय न लें। इस योजना के इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं, जिसमें से पहला होता है उद्देश्य के लिए योगदान और दूसरा होता है योजना की प्राथमिकता। तो पहला है कि उद्देश्य के लिए योगदान, मतलब कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत आता है कि जो संगठनात्मक लक्ष्यों को, ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक योजना बनाई जाती है। योजना का उपयोग प्रबंधक जो है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में करता है। दूसरा है योजना की प्राथमिकता, प्रायोरिटी टू प्लानिंग। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया सभी प्रबंधकों का प्राथमिक कार्य होता है। प्रबंधन के सभी कार्यों के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है जो अन्य कार्यों को आगे बढ़ाती है।
प्रबंधन के कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि योजना के आधार पर किए गए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब इसके बाद आता है आवधिक निरीक्षण, पीरियोडिक इंस्पेक्शन। आवधिक निरीक्षण का जो तात्पर्य होता है वह है प्रबंधन की गुणवत्ता प्रदर्शन का आकलन करना। आवधिक निरीक्षण के निम्न इसके अंदर भी सिद्धांत होते हैं। इसमें पहला होता है जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, दूसरा होता है उपलब्धता मीन्स अवेलेबिलिटी, तीसरा है निदान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। तो जो पहला इसमें है जवाबदेही मीन्स अकाउंटेबिलिटी, ये प्रभावी विद्यालय प्रबंधन में जवाबदेही की जो समस्या को आवधिक निरीक्षण द्वारा कम किया जा सकता है। विद्यालय के कार्यरत कर्मियों के कार्यों का प्रदर्शन जांचने के लिए निरीक्षण आवश्यक होता है। अतः निर्धारित समय पर निरीक्षण होने से जवाबदेही की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। दूसरा होता है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी निरीक्षण जो होती है, उपलब्धता निरीक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन एवं समय होना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ तथा उपकरणों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जिससे कि प्रबंधन का जो निरीक्षण है वो बेहतर हो सके। अगर हम इसको उदाहरण के लिए देखें कि अगर एग्जाम्पल लें यदि किसी शिक्षक के शिक्षण कार्य का अगर निरीक्षण करना है तो विद्यालय में उस शिक्षक से वरिष्ठ शिक्षक का होना आवश्यक है, तभी वह उसके प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन कर सकता है। अब तीसरा आता है निदान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन में आवधिक निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण नियम निदान है। यदि विद्यालय प्रबंधन में निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की भी त्रुटि पाई जाती है तो उसी स्तर पर उसका निदान किया जाता है, जो कि विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाता है। अब आता है जो लास्ट सिद्धांत है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। यह इस यहाँ पर जो है इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रबंध साधन है न कि साध्य। इसे साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का प्रमुख बहुमुखी विकास करना होता है। पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, परीक्षा, समय सारणी, वास्तव में ये विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है और मतलब जिसके थ्रू बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। अतः ये उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। अब एजी स्टीड ने ठीक ही कहा है कि प्रबंध को तरल होना चाहिए, अध्यापकों को अपनी अध्यापन विधि का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों को भी अनेक नियम और बंधनों के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह भी ठीक कहा गया है कि जो स्वानुशासन डंडे से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसे केवल प्रेम और सहानुभूति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम मासिक परीक्षाओं जो मंथली एग्जामिनेशंस होते हैं हम सब कुछ हमको वो नहीं, उसे हमें सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए ये केवल एक पूर्व वांछित साध्य के लिए साधन मात्र है। विद्यालय प्रबंध जो कि प्रत्येक पक्ष जिसमें कि छात्रों, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का सेवक है, जो कि उसे स्वामी का स्थान कभी प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि जो विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होता है वो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो विद्यालय के जो प्रत्येक स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विद्यालय में नीति नियमों को लागू करने में लचीलापन आवश्यक होता है, जिससे कि प्रबंधन प्रभावशाली होता है, जैसे कि मैंने बताया। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय के सहकर्मियों को भी विद्यालय के प्रति सोचशील होना चाहिए। कर्मियों के कार्य और उद्देश्यों को अक्सर परिभाषित नहीं किया जाता है, अतः प्रभावी प्रबंधन में इसका ध्यान दिया जाता है। अनुभवहीन और अनुभवी दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए भी प्रबंधन का झुकाव होना चाहिए। तो ये एक टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।